जय हिंद दोस्तों, मैं आफरीन आपके लिए लेके आई हिंदी विद आफरीन। हिंदी विद आफरीन में इससे पहले हम पढ़ चुके थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने देखा था कि वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि व्यंजन होते क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और इन्हें बोलते समय वायु मुख से अलग अलग स्थानों से होकर निकलती है। जबकि हमने स्वर में पढ़ा था, जो स्वर है वो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और वो मुख से बिना किसी कठिनाई के बाहर निकलते हैं। जबकि जो व्यंजन है उनको हमेशा हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, वो मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए निकलते हैं। जैसे हमने आ, जब हमने स्वर पढ़ा था, स्वर में हमने पढ़ा था कि आ और ई, उ को हम बिना किसी वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं और बिना किसी रुकावट के बोल सकते हैं। जबकि हम व्यंजन को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क, हम पढ़ते हैं ला। तो ये सिर्फ का और ला नहीं है, इसमें संयोजन है। का आधा होता है, इसमें जो मिला है वो मिला है आ। इसी प्रकार से जो ला है वो भी आधा है, उसके साथ मिला है अ। तो ये पूर्ण रूप से बनता है ला और ये पूर्ण रूप से बनता है का। तो व्यंजन वो होते हैं जो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जो मुख के विभिन्न भाग स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं व्यंजन। जो हिंदी में जो व्यंजन है उनकी संख्या है 33। कितनी संख्या है उनकी दोस्तों? 33। जबकि हमने स्वर पढ़ा था तो स्वर की संख्या थी 11। कुल वर्ण थे हमारे 52। कुल जो वर्ण थे हमारे वो थे 52, जिसमें से स्वर की संख्या 11 थी और व्यंजन की संख्या 33 है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो व्यंजन है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं। उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। जो पहला है वो स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जबकि हमने जब स्वर पढ़े थे, स्वर को हमने 3 भागों में बांटा था, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लित स्वर। इसी प्रकार से हम व्यंजन को पढ़ते हैं, व्यंजन को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें से जो पहला है वो है स्पर्श व्यंजन। अब आप देखिए, जब आप हम हिंदी की व्यंजन लिखते हैं क से लेके माँ तक, वैसे तो हम लिखते हैं क से लेके श्रा तक, पर जब ये क से लेके जो माँ तक है, इन वर्णों को बोलते हैं, इन व्यंजन को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को बोलते तो है, पर क्यों? स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जब भी हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो बोलते समय जो हमारी प्राणवायु होती है, जो वायु होती है, वो मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है। इसी कारण हम इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब जो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये होते हैं संख्या में 25। कितने होते हैं दोस्तों? संख्या में ये होते हैं 25। अब ये जो 25 व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, इनको हमने 5 भागों में बांटा है और इनके पहली ही लाइन के पहले ही अक्षर के आधार पर हमने इनके वर्ग का नाम दे दिया है। जैसे पहली लाइन के पहले अक्षर के आधार पर हम इनको नाम देते हैं कवर, जिसमें आता है क, ख, ग, घ, अंगा। ऐसे ही च, छ, ज वाली लाइन के पहले वर्ग को हम पहले व्यंजन के आधार पर हम बोलते हैं चवर्ग। ऐसी ट, ठ, ड वाली लाइन के पहले व्यंजन के आधार पर बोलते हैं टवर्ग। इसी प्रकार से त, थ, द वाली लाइन को हम बोलते हैं तवर्ग और प, फ, ब वाली को बोलते हैं हम पवर्ग। अब देखिए, जब हम स्पर्श व्यंजन को इन 5 भागों में बांटते हैं, कवर्ग में, चवर्ग में, टवर्ग में, तवर्ग में और पवर्ग में। अब इनको हम बांटते हैं तो हम ये भी बता रहे हैं कि हाँ, मुख के विभिन्न स्थानों से ये स्पर्श करती हैं। तो ये मुख के किन भागों से या किन स्थानों से स्पर्श करती हैं, आइए हम यहाँ समझते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर मुख की संरचना बनाई है ताकि ये आपको जो ये वर्ग है और जिनका उच्चारण स्थान है उसको आप ठीक प्रकार से समझ पाए। तो आइए पहले इसके जो 5 उच्चारण स्थान है उनको हम जाने, वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं कंठे, तालवे, मूर्धा, दंते और ओष्ठे। अब जब आप पढ़ते हैं तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये कितनी वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी जो भाषा है वो इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि उसके स्पर्श व्यंजन को जब हम 5 भागों में बांटते हैं, उसके हर एक भाग का अपना एक मुख में एक स्थान है कि उसको कहाँ से बोला जाता है। अब देखिए, जो कवर्ग है वो बोला जाता है कंठ से। कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? कंठ से। आप कवर्ग वाले वर्ग का कोई भी व्यंजन को उच्चारण करके देखें तो उसका जो स्थान आता है वो कंठे स्थान आता है। अब बोल के ही देखिए, को, बोल के देखिए को, फिर खो, फिर गो, घ, अंग। जो ये कवर्ग है, इसका जो पूरा उच्चारण स्थान है उसको
कंठ से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। क, ख, ग, घ और अंगा। इसी प्रकार से जो चवर्ग है वो ठीक कंठ के ऊपर वाले भाग से बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं तालव्य। और ये ठीक कंठ के ऊपर वाले भाग से इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे आप बोल के देखिए, च कंठ के ऊपर से बोला जा रहा है, च, छ, ज, झ, इया। इसी प्रकार से जो अगला है टवर, वो ठीक तालव्य के ऊपर वाले स्थान से यानी मूर्धा से बोला जाता है। उस स्थान को बोला जाता है मूर्धा। और उसको देखिए इस प्रकार से, ट, ठ, ड, ढ, ड़। और ये ट, ठ, ड, ड़ वाली लाइन को हम बोलते हैं कठोर व्यंजन भी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कठोर व्यंजन। इसी प्रकार से जो तवर्ग है वो मूर्धा के ऊपर वाले स्थान यानी दंत स्थान से बोले जाते हैं। और इनको बोलते समय जो हमारी जीभ है वो दांत के ऊपर वाले भाग से लगती है। जैसे तो, थ, द, ध, न। आप बोल के देखिए, जब आप ये तवर्ग वाले वर्ग के व्यंजन बोलते हैं तो ये आपके दांत के, आपके मुख के सीधा ऊपर वाले भाग से दांत के पीछे आपकी जीभ जाके लगती है। त, थ, द, ध, न। उसी प्रकार से जो हमारा अगला आता है पवर्ग, और जो उसका स्थान है वो है ओष्ठ्य। क्यों? क्योंकि ये हमारे ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। ये कहाँ से बोले जा रहे हैं? ओठ वाले स्थान से, इसको ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। और ये इसका जो पवर्ग है, पवर्ग वाला, ये पूरा ओष्ठ्य व्यंजन में आता है हमारा। प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से जो स्पर्श व्यंजन है वो 3 रूप में आपसे पूछा जाएगा। पहला तो ये पूछ लेगा स्पर्श व्यंजन का कौन से वर्ग का है, कवर्ग का है, चवर्ग का है, टवर्ग का है, तवर्ग का है, पवर्ग का है। फिर या तो वो आपसे पूछ लेगा स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, या वो आपको इनमें से कुछ व्यंजन दे देगा और पूछेगा कि उनमें से इनका स्थान क्या है। का कौन सा स्थान है? कंठे है, तालव्य है, मूर्धा है या दंते है। इसी प्रकार से वो आपको था दे देगा और पूछ लेगा कि जो था है वो कंठे है, तालव्य है, मूर्धा है, दंते है या ओष्ठ्य है। तो आपको ये पता होने चाहिए। और आपका जो ये कवर्ग चवर्ग है ये शुरू ऊपर से हो रहा है, पर जब मुख की संरचना देखते हैं तो ये नीचे से शुरू होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, मुख के अंदर से मुख के बाहर की तरफ। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं अंतस व्यंजन। अब अंतस व्यंजन क्या होते हैं? अंतस व्यंजन दोस्तों वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय जो वायु होती है हमारे मुख से स्पर्श तो करती है पर पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श व्यंजन में वो पूरा कंठ से स्पर्श कर रही थी, पूरे तालव्य से वो स्पर्श कर रही थी, पर अंतस व्यंजन में वो पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। यही कारण है कि इसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब इसको बोल के देखिए, या पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही है, हल्का सा या, रा, ला, वा। तो इसी कारण इसको अंतस व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। और ये संख्या में होते हैं 4। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन दोस्तों वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है या हमारे मुख से गर्मी निकलती है। आप बोल के देखिए, श, ऊष्मा निकल रही है मुंह से, श, सा, हा। इनको बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। और ये भी संख्या में होते हैं 4। वैसे तो मूल रूप से जो हमारे व्यंजन हैं वो हमारे का से हा तक ही गिने जाते हैं, पर कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं हमारे जो 2 व्यंजनों की सहायता से बने हैं। यही कारण है कि उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब जो संयुक्त व्यंजन है वो है श, त्रा, ज्ञा और श्रा। अब जो ये श है, छ है, वो कौन से शब्द से मिलके बना है? ये हमारा जो श है वो मिलके बना है क, जम, शा से मिलके बना है हमारा छ। अब जो त्रा है हमारा मिलके बना है अध, त, जम, रा से मिलके बना है हमारा त्रा। उसी प्रकार से जो हमारा ज्ञा है वो मिलके बना है हमारा आधा, जा और या से मिलके बना है हमारा क्या दोस्तों? ज्ञा। उसके बाद मिलता है हमारा श्रा। श्रा बना है हमारा दोस्तों शा और आधा, आधा शा और रा से मिलके बना है हमारा श्राम।
तो ये जो 4 व्यंजन है ये 2 व्यंजनों के मिलने से बने हैं, यही कारण इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये भी संख्या में कितने हैं, ये संख्या में है 4। उसके बाद कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़े थे, और उनके नीचे हम जब हम बिंदु लगा देते हैं, जैसे ये जो हमारा ड और हमारा जो ढा था, इनके नीचे अगर हमने बिंदी लगा दी तो ये बन गया हमारा अढ़ा और अढ़ा। देखिए, और इनके नीचे बिंदी लगाने से ना ही इनका उच्चारण बदलता है बल्कि इनका शब्दों में स्थान भी बदल जाता है। जब ड और ढा को पढ़ते हैं तो इनसे शब्द शुरू हो सकते हैं, पर जब हम इनके नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ये कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते, या तो ये शब्द के मध्य में आएंगे या ये शब्द के अंत में आएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं लड़ाई, या हम पढ़ते हैं पेड़, तो आप देखेंगे इसमें जो ड़ है ये जो अड़ा है ये या तो शब्द के बीच में आया है या शब्द के अंत में आया। इसी प्रकार से हम ढा पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं अढ़ा को पढ़ना या पढ़, या तो ये शब्द के मध्य में आ रहा है या तो ये शब्द के अंत में आ रहा है, और इसी कारण इनको बोला जाता है गौण व्यंजन, क्योंकि ये सीधा सीधा व्यंजन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है गौण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन इनको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इनको बोलते समय ये मूर्धा के स्थान पे होके एकदम से नीचे गिरते हैं। जैसे आप बोलते हैं अढ़ा, बोल के देखिए अढ़ा एकदम से गिरा है, इसी कारण इसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और जो इनकी संख्या होती है दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन की, उनकी संख्या होती है 2। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जो व्यंजन है वो 4 प्रकार के थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 थी, अंतस्थ की 4, ऊष्म की 4, संयुक्त व्यंजन की 4 और गौण या उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 थी। जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसको हमने 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। पर दोस्तों कुछ वर्ण या कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जो ना तो व्यंजन में आते हैं और ना ही स्वर में आते हैं, उनको हम बोलते हैं अयोगवाह। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, अयोगवाह। और अयोगवाह में हम पढ़ते हैं अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुसार क्या होते हैं, अनुसार वो वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, जैसे पंख, चंदन, चिंता। ये जो शब्द हैं इनको बोलते समय जिनका उच्चारण स्थान है वो नाक है, और वो नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है अनुसार। ऐसे ही अनुनासिक है, इनका जो उच्चारण होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे 5, गांव, इनका जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों से हो रहा है, इनको अनुनासिक कहा जाता है। उसके बाद आता है विसर्ग। जो विसर्ग है इसका उच्चारण हा के रूप में होता है और ये शब्द के अंत में लगता है, जैसे छा, नमहा, अतः आदि। तो जो ये अयोगवाह है ना तो ये व्यंजन में आते हैं और ना ही ये स्वर में आते हैं, बल्कि इनको हम अलग से रखते हैं, यही कारण है कि इनको हम अयोगवाह कहते हैं। और जो अयोगवाह है ये संख्या में होते हैं 2। अब मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी वर्णमाला है उसको कुल कितने हैं, 52। अब आप देखिए, पहले मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वर है हमारे वो कितने हैं, 11। व्यंजन हमारे कितने हैं, 33। यहाँ का से लेके यहाँ हाथ तक जो व्यंजनों की संख्या है वो होगी दोस्तों 33। उसके बाद जो हमारे संयुक्त व्यंजन है उसकी संख्या कितनी है, ये 11 और 33 हो गए हमारे 44। उसके बाद जो हमारे संयुक्त व्यंजन है उसकी संख्या क्या है, 4। 44 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 48। उसके बाद हमने पढ़े गौण या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, 2। तो ये टोटल हो गए हमारे 50 और 2 आ गए हमारे अयोगवाह, तो ये हो गए हमारे 52। इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52, और कौन से वर्ण संख्या में कितने हैं, स्वर 11, व्यंजन 33, सही व्यंजन 4, गौण व्यंजन 2 और अयोगवाह 2। कुल मिला के हो गए हमारे 52 व्यंजन। अब देखिए वो परीक्षाओं में आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कि आप बताइए व्यंजन है जो हिंदी में उनकी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 33 है। फिर वो आपसे पूछेगा जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या 25, या फिर वो आपसे इसी में पूछ लेगा
कि ठ है वो कौन से वर्ग में आता है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा कि जो ठ है वो हमारा टा वर्ग में आता है। या वो आपसे पूछ लेगा जो जो ये ठ वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धा है या दंत है। तो आपको बताना होगा जो ये ठ है इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा। इसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि ये 4 शब्द दे देगा, 3 शब्द पूछेगा कि इसमें से जो कौन सा अंतस व्यंजन नहीं है, या आपको वो ऊष्म व्यंजन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। 3 दे देगा, 1 इसमें से दे देगा, पूछेगा कि कौन सा इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। पर आप ऊष्म व्यंजन नहीं है तब बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन हमारे श, स और हाँ है। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन दे देगा। या उसमें से आपको वो ये भी पूछ सकता है कि जो आपका त्रा है वो कौन से 2 व्यंजनों से बना है, आपका जो ज्ञा है वो कौन से 2 व्यंजनों से बना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा त्रा है वो अधता और ड्रा से मिलके हमारा क्या बना है, त्रा। इसी प्रकार से जो हमारा ज्ञा है वो हमारा जा और यहाँ से मिलके बना है वो हमारा क्या है, ज्ञा। तो कौन से व्यंजन नहीं है वो भी आप तब बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। इसी प्रकार से हमारे 2 गौण व्यंजन थे। और आयोग में अनुसार अनुनासिक और विसर्ग तो मैंने आपको बता ही दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्णमाला में व्यंजन समझ में आए होंगे और आपके जो भी डाउट्स है वो दूर हुए होंगे। जय हिंद।